क्लास में, या अभी चाहेंगे तो अभी, या कभी भी आप लिख करके हमको भेजिए। जैसे हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है और इसमें हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी के नेचर पे जब बात कर रहे थे तो हम लोग क्लासिफाई किए थे कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है कुछ कैरेक्टर के आधार पर। तो अगर हम आपसे एक क्वेश्चन दें कि भारत एक विकासशील देश है, ठीक है, न कि विकसित, ठीक है, दिए गए तथ्यों का पुष्टि कीजिए, ये क्वेश्चन है। भारत एक विकासशील देश है न कि विकसित, दिए गए तथ्यों का पुष्टि कीजिए, ये क्वेश्चन है। आप इसका आंसर राइटिंग कर सकते हो। हम पढ़ा चुके हैं, एक हफ्ता तक हम लोग नेचर ऑफ इकोनॉमी ही पढ़े हैं। सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, डेवलप इकोनॉमी, अंडर डेवलपिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग इकोनॉमी, पता नहीं कितने कितने प्रकार से, गिग इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी, तो डिजिटल इकोनॉमी, पता नहीं कितने कितने, सर्कुलर इकोनॉमी, पता है ना, ब्लू इकोनॉमी, इंडिगो इकोनॉमी, पता नहीं क्या क्या नाम से इकोनॉमी पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं लेकिन YouTube पे मेरा वीडियो है, आप उसको आराम से जाकर के देख लेना। पहले हम पढ़ा चुके हैं उसको, इसलिए नहीं पढ़ा है। तो आप YouTube में जाकर के देख सकते हो, अगर जरूरत होगा तो उसको अलग से क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लिख करके बता दीजिए तो हम मान जाएंगे। और ये आप पढ़े हैं, अब इसको कैसे लिखना है। अब मान लो ये क्वेश्चन आपसे हम दे दिए कि आपको लिखिए, आप इसको 250 वर्ड में लिख के दिखाइए आपसे, या 200 या 150 जितना भी आपको होता है आप लिख करके दिखाइए। आप कैसे लिखोगे इसको? तो आपको सबसे पहले बताना होगा कि विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होता है और विकसित अर्थव्यवस्था क्या होता है। यानी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर या कुछ ऐसे फैक्ट या कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में आपको बताना होगा जिससे पता चलेगा कि विकसित क्या होता है और विकासशील क्या होता है। जब आप ये बात को स्पष्ट कर देंगे, देन भारत के रिस्पेक्ट में आपको दिखाना होगा कि भारत में ये कैरेक्टर है कि ये कैरेक्टर है। तो पता चलेगा कि कुछ ये भी कैरेक्टर है और कुछ ये भी कैरेक्टर है, लेकिन ज्यादा ये है, ये कम है। इस आधार पर प्रूफ हो गया कि भारत एक विकासशील देश है, न कि विकसित देश है। बस यही आंसर है। आपको पता होना चाहिए कि विकसित क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था, डेवलप इकोनॉमी क्या होता है, अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग इकोनॉमी क्या होता है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आंसर राइटिंग होगा। अगर आप ध्यान से क्लास को सुने होंगे, लिखे होंगे, तभी आप लिख सकते हैं। अगर फिर भी लिखना भूल गए हैं, छूट गया है, तो आपके पास बहुत सारे बुक हैं, उस बुक से ढूंढिए और जो हम बात किए हैं, जो बताए हैं, देखिए वो सब है कि नहीं है। अगर हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा बात है तो उसको भी याद कर लीजिए। जो हम बताए हैं वो तो याद रखना ही रखना है। उसके आधार पे आप अपना आंसर राइटिंग तैयार करिए। आप कल लिख करके दिखाइए। आप लोग दोनों के दोनों लोग ज्यादा ये हैं, लिख करके दिखाइए तो हम मान जाएंगे। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट में, ये प्रैक्टिस में रखना होगा हर दिन। कल परसों वाला नहीं, क्लास हुआ उसी दिन। ये जब तक से आप नहीं करेंगे, आंसर राइटिंग कभी कंप्लीट नहीं होगा, ना तो पीटी में कॉन्फिडेंस आएगा। ये करेंगे तो आपको कई तथ्य पीटी के मिल जाएंगे। जैसे इसमें जैसे विकसित विकासशील की बात करेंगे, आप जीडीपी की बात करेंगे, आप नेशनल इनकम की बात करेंगे, आप पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, आप इन्फ्लेशन की बात करेंगे, आप एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, आप पॉवर्टी की बात करेंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इन सारे क्षेत्रों का क्या शेयर होता है इकोनॉमी में, डेवलप और डेवलपिंग में, उसकी बात करेंगे। बहुत सारे फैक्ट आपका पीटी में यहीं पे आपको मिल जाएगा जो आपसे पूछे जाएंगे। तो एक मेंस का आंसर राइटिंग में आपका मेंस का भी तैयार हो जाता है और पीटी की भी तैयारी हो जाती है, और यहीं से सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि जीडीपी क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, ये क्या होता है, सरकार का क्या रोल होता है, बाजार का क्या रोल होता है, और कंज्यूमर का क्या, प्रोड्यूसर क्लास का क्या रोल होता है। ये सब कुछ उसी में आ जाएगा। तो एक छोटा सा क्वेश्चन पूरे इकोनॉमी को अपने अंदर समाहित कर लेता है। जब आपका कोई आंसर चाहे किसी भी विषय का हो, आप ज्योग्राफी का लिख रहे हैं, हिस्ट्री का लिख रहे हैं, पॉलिटी का लिख रहे हैं, डजंट मैटर, कोई बात नहीं।
आपके उस आंसर में पूरे विषय का समावेशन जब तक से न हो जाए तब तक से वो आंसर इनकम्प्लीट रहता है, अधूरा आंसर है। आप इकोनॉमी का एक छोटा सा विकासशील और विकसित की जैसे ही बात कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी के क्रॉस को आपको इसमें डाल देना है। और ये सब बात हम किए हैं। अगर आपको यकीन नहीं तो आप वीडियो को जाकर के रिवाइव कीजिए और उसको देख लीजिए, तब जाकर के आपका आंसर दिखेगा कि हाँ आपने कुछ लिखा है, तब आपको नंबर मिलेगा, तब आपका यूपीएससी में सिलेक्शन हो। अभी आप लिखने जाइए 2 लाइन में नहीं लिख पाएंगे, हमको पता है, क्योंकि आप लोग पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, और वो पढ़ करके सुन करके बंद कर दिए हैं, आगे निकल चुके हैं। ऐसे तैयारी नहीं होता है। जो क्लास में हुआ अगले दिन उस पर कमांड कर लो, उसको याद कर लो, उसको समझ लो। इसीलिए तो आप लोग क्वेश्चन हमसे नहीं पूछ पाते हैं, और हम चाह करके भी आप लोगों को कुछ अलग से बता नहीं पाते हैं, क्योंकि हमको पता है आप पढ़े ही नहीं घर में, आप उसको रिवाइज ही नहीं किए हैं, आप उसको लिखे ही नहीं है। लिखते पढ़ते रिवाइज करते तब तो क्वेश्चन रेज होता है, और आप करते नहीं है, दिन क्वेश्चन भी रेज नहीं होता है। तो ये सबसे आपको निकलना पड़ेगा। यूपीएससी तब होगा, तब आप मेंस भी क्वालिफाई करेंगे और पीटी भी आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। छोटे छोटे टॉपिक अब यूपीएससी में देखो, पहले वाला यूपीएससी नहीं है। पहले यूपीएससी 600 वर्ड का क्वेश्चन पूछता था, तो एक सेलेक्टिव एरिया होता था कि उसी एरिया से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्या कर दिया, 150 वर्ड का क्वेश्चन पूछता है, 200 वर्ड का क्वेश्चन पूछता है। तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट भी उसके लिए अब क्वेश्चन बन गया और आपके लिए चैलेंज हो गया है। अच्छा, आपके लिए फायदेमंद भी है कि अब कोई भी चीज छोटा छोटा खाली कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, थोड़ा थोड़ा भी फैक्ट याद रहे, देन आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, अगर आपके पास स्किल है लिखने का। तो पहले ऐसा नहीं होता था, लड़कों को भी हमेशा चैलेंज या रिस्क रहता था, पता नहीं ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा देने पूरा का पूरा क्वेश्चन गया। अभी क्या है, एक क्वेश्चन गया भी तो 10 नंबर का जाएगा। पहले तो 600 वर्ड का है, 40 नंबर का क्वेश्चन है, तो पूरा 40 नंबर सॉलिड गोल, 4 क्वेश्चन के बराबर 1 क्वेश्चन गोल। अब आपके पास छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जो आप समझ करके रखे हैं, थोड़ा सा फैक्ट याद रखे हैं, आपका अप्रोच अच्छा है, अप्रोच पता है कि कैसे लिखना है, किस चीज को कैसे बताना है, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? तो यूपीएससी अभी का जो प्रेजेंट सिलेबस है ये चैलेंजिंग भी और इजी भी है। इजी इसलिए है क्योंकि छोटा छोटा आंसर राइटिंग करना है। अब आप सोचो, कोई विषय के बारे में या कोई टॉपिक के बारे में आप इतना भी नहीं जानते हो प्रॉपर तरीके से कि उसको 150 वर्ड में लिख सकें, 200 वर्ड में लिख सकते हैं। चलो 600 वर्ड में नहीं लिख पाओगे, लेकिन 150 वर्ड में लिखने में क्या जाता है, 25 से 30 वर्ड तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन में चले जाएगा, 40 वर्ड बचा 60 वर्ड, तो 60 वर्ड आप रख लो, 40 वर्ड नहीं 30 वर्ड ही रखो इंट्रोडक्शन में, 60 वर्ड रख लो तुम्हारा इसमें, 70 वर्ड मेन बॉडी में, बाकी जो 40-50 वर्ड है उसको कंक्लूजन में डाल दो, हो गया आंसर कंप्लीट। और कंक्लूजन तो वही होता है जो आप ऊपर लिखे होते हैं, उसी का निचोड़ होता है नीचे में, वो अलग से कुछ देना नहीं है। जो आपका एफर्ट है वो एफर्ट है आपका इंट्रोडक्शन में और मेन बॉडी में। कंक्लूजन तो बस ऊपर जो लिखे हैं उसी का निष्कर्ष के रूप में बता देना है, और आगे का कुछ आइडिया अगर लगता है कि कुछ ऐसा सलाह देना वांछित है, वांछनीय है, तो आप वहां पे अपना सलाह भी दे सकते हैं। हो गया आपका आंसर कंप्लीट। तो आंसर राइटिंग करने के लिए या किसी भी क्लास को कमांड करने के लिए आपको ये सबसे पहली जरूरत यह है कि आप क्लास में जो कुछ भी सुने, जो कुछ भी समझे, उसको आप अपने भाषा में सरल तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से लिख दीजिए। यही आपकी सफलता है, यही आपका उस क्लास का आउटकम है। जिस दिन आप ये करने लगोगे आपका क्लास फ्रूटफुल हो जाएगा, आपका मेहनत जाया नहीं जाएगा, और ये हर दिन करना होगा। याद रखो, यूपीएससी का तैयारी टफ नहीं है, ऐसा नहीं कि टफ है, आप लोगों के लिए तो और टफ नहीं है, क्योंकि आप लोगों के समय में आते आते टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया कि घर बैठे सारा कुछ उपलब्ध है। आपको बस ये करना है कि आपके पास जो एनर्जी है, जो पोटेंशियल है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो रिसोर्सेस है, उसको चैनलाइज कीजिए और उसको यूज कीजिए। उसको इग्नोर मत कीजिए, उसका मिसयूज मत कीजिए, आप उसको यूज कीजिए। और यूज करने के लिए आप एक शेड्यूल बनाइए
कि आपको ये सब काम इतने इतने घंटे इतने इतने समय में कर लेना है। अब आपने क्लास किया, सपोज आपने इस क्वेश्चन का आंसर लिख दिया, क्लास के बाद आप लंच लिए या नाश्ता किए या जो भी किए, आधे घंटे 1 घंटे के बाद बैठे टेबल पर, पेपर पेन निकाले, क्या क्या सर पढ़ाए थे, नोट्स निकाले, पॉइंट देखे, अब उसको अपने भाषा में लिखो। 15-20 मिनट में आपका आंसर लिखा जाएगा। अब उसके बाद शाम का जो क्लास है या कल जो आपने पढ़ा था उसको निकालो और उसको रिवाइज करो। ये जो पढ़ाए थे वो ये पढ़ाए थे, कल वाला क्लास का कल ही लिख लो। आज शाम को क्या पढ़ाई होगा उससे पहले कल जो पढ़ाया गया तो उसको एक बार रिवाइज कर लो, शाम के क्लास का रिवाइज कर लो, आराम करो, फिर क्लास ज्वाइन करो। फिर क्लास ज्वाइन करने के बाद जैसे ही क्लास खत्म हुआ चाय वाय पियो और तुरंत आंसर राइटिंग कर दो उसको, आपका 1 दिन का कोटा कंप्लीट। अब देखो कितना जल्दी आपका तैयारी हो जाता। अगर इस मेथड पे काम करोगे तो जाकर के 2 इयर्स में आपका यूपीएससी का प्रिपरेशन होगा। अदरवाइज 5 ईयर प्लान भी हो सकता है, 7 ईयर प्लान भी हो सकता है, 10 ईयर प्लान भी हो सकता है और रोलिंग प्लान भी हो सकता है जो कभी खत्म ही ना हो। नहीं करोगे तो करना ही पड़ेगा। आप हंस के करो चाहे रो के करो। और ये इस मेथड पे आप काम करके देखिए, आपको पीटी में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेंस में भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए टेंशन नहीं लेना, हम तो आप ही लोगों के लिए है ना। हमको तो आपको सिखाना है, पढ़ाना है, बताना है। आपका रिजल्ट ही मेरा भी भविष्य है। आप ही का रिजल्ट हमको स्टार बनाएगा। आपका रिजल्ट नहीं होगा तो हम भी डार्क में रह जाएंगे। तो हम हर संभव मदद करते हैं, हम हर संभव मदद करते हैं। हम आपके लेवल पे जाकर के भी बात कर सकते हैं और आपसे एडवांस भी जाकर के बात कर सकते हैं। हम इतने फ्लेक्सिबल हैं। अब देखो ऑफलाइन तो है नहीं, अब देखो ऑफलाइन तो है नहीं कि अब हम देखेंगे कौन नोट कर रहा है कौन नहीं नोट कर रहा है। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपका लुकआउट है कि आप उसको कैसे लिखते हो। आपका अगर छूटता है, अगर कहीं कुछ हो जाता है तो आप हमसे पूछ लो कि सर ये छूट गया, थोड़ा सा बता दीजिए, वो सब हो जाएगा। अब जैसे